हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम के इस सेगमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी और आज का जो टॉपिक हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं ये बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। तो इसलिए जीएस पेपर 3 से जुड़ा रहेगा आज का टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या खबर है। दरअसल आज का जो टॉपिक है वो कोविड-19 की वैक्सीन और बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो हम खबर में क्या है उसके जरिए इसको पहले समझ लेते हैं। दरअसल कुछ जो संगठन है और कुछ जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि अगर कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका तेजी से प्रसार करना है, जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाना है सभी जगह पर, तो कुछ समय के लिए जो ये है आईपीआर है यानी बौद्धिक संपदा अधिकार जो हैं उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड करना जरूरी है, यानी कि उसको कुछ टाइम के लिए उनका निलंबन कर दिया जाए जिससे कि तेजी से इसका कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका प्रसार हो सके। अब कोविड-19 वैक्सीन और बौद्धिक संपदा अधिकारों का निलंबन का आपस में क्या संबंध है, ये दोनों आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने आगे जो टॉपिक है उसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इस बारे में बात करेंगे किस तरीके से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम पहले लेकिन अपने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन देख लेते हैं जिनके थ्रू हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमने सबसे पहले जान लिया कि खबरों में क्यों है, तो इसके बाद हम जानेंगे कि दरअसल मुद्दा आखिर है क्या, कि किस वजह से कोविड-19 वैक्सीन और बौद्धिक संपदा अधिकारों का जो निलंबन है उसकी बात की जा रही है उसके प्रसार के लिए। फिर हम इसका प्रभाव जानेंगे, जो मुद्दा है उस मुद्दे में क्या बातें कही गई हैं उसका क्या प्रभाव होगा। और क्योंकि हमने बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात की है तो हम उन पर भी नजर डालेंगे कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो हैं वो आखिर होते क्या हैं, कितने तरीके के अधिकार हैं, और भारत के संदर्भ में भी हम इसको जानेंगे। उसके बाद इससे संबंधित चुनौतियों और आगे की राह को देखते हुए हमारा क्वेश्चन रहेगा आखिर में। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए, क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए इसके साथ बने रहे ताकि अच्छे से आप हर पॉइंट को समझ सकें। तो दरअसल जैसे हमने बताया कि क्या मुद्दा, क्या खबर है, तो उसी के संदर्भ में मुद्दा आखिर है क्या। दरअसल WTO में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक प्रपोजल रखा था। क्या प्रपोजल रखा था कि जो कोरोना महामारी की वजह से जो एक्सेप्शनल कंडीशंस पैदा हो गई हैं, अभी जो वर्तमान में चल रही हैं, तो जो अपवादजनक स्थितियां पैदा हो गई हैं उसको देखते हुए ये ज़रूरी है कि जो कोरोना के लिए जो वैक्सीन बन रही है, कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बन रही है उसकी पहुंच सभी तक कराने के लिए ज़रूरी है कि जो आईपीआर है यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनका कुछ समय के लिए निलंबन कर दिया जाए, और जो ट्रिप्स है यानी कि ट्रिप्स है यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये ट्रिप्स जो है इसके तहत जो सदस्य देश है उन पर जो ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट और जो फार्मास्यूटिकल मोनोपोली के जो उनमें बातें आती हैं तो वो कुछ टाइम के लिए उसको छूट दे दी जाए उसमें कुछ दिनों के लिए, ताकि जो सभी जो विकासशील देश हैं और जो छोटे देश हैं उन सभी तक इसकी पहुंच बन सके और वो सस्ती दरों पर जो दवाएं हैं वो वितरित कर सकें लोगों को। और इसके अलावा भारत ने जेनेरिक दवाओं का जो निर्माण है उसके लिए भी अनुमति देने के पक्ष में है। जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं? दरअसल जेनेरिक दवाओं को समझने के लिए आप पहले इस बात को समझिए कि जब किसी बीमारी के लिए किसी दवा को बनाया जाता है तो उस पर बहुत लंबी स्टडी और शोध होता है और उसके बाद उसका एक सॉल्ट तैयार किया जाता है, यानी उसका एक रसायन तैयार होता है, और उस सॉल्ट के आधार पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उस बीमारी के लिए दवा का निर्माण करती हैं, और दवाइयों का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन सॉल्ट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, सॉल्ट और जो बीमारी है उसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग दवा का नाम रखा जाता है। तो जो दवा है वो जो कंपनी है, तो जो अलग अलग कंपनियां उसको अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती हैं दवाइयां, तो जाहिर है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, कीमत भी अलग अलग होती है। लेकिन जो जेनेरिक दवाइयां होती हैं तो जेनेरिक दवाइयां उसी सॉल्ट पर बनी, उसी फॉर्मूले से बनी होती हैं जिस पर वो ब्रांडेड दवाई बनी होती है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा फेरबदल किया जाता है, थोड़ा सा उसमें अलग होता है, कुछ फॉर्मूला थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, बेसिक वही रहता है। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि ये सस्ती इसलिए होती है क्योंकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, यानी जो है सरकार
की इसमें हस्तक्षेप रहता है, इसी वजह से ये दवा सस्ती रहती है। और अगर भारत की माने तो भारत जो है जेनरिक दवाएं जो है उनके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी आगे है। और इसी वजह से जो है भारत ने जब ये प्रपोजल रखा तो इसका विरोध अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन है और ब्रिटेन और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील, इन जैसे बड़े देशों ने भी इसका अपोज किया है भारत के इस प्रपोजल का। क्यों? क्योंकि जो कोरोना वैक्सीन है ज़्यादातर इन्हीं बड़े देशों में बनाई जा रही है। और इसके लिए इन लोगों ने क्या तर्क दिया है, इन देशों ने ये तर्क दिया है कि ये कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो IPR है यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो कोरोना वैक्सीन के जो वितरण है उसमें कहीं बैरियर का काम कर रहे हैं। हालांकि भारत के इस प्रपोजल को 100 जो मेंबर्स हैं उन्होंने सपोर्ट भी किया था। अब इसके मामले में जो WTO है इसी के लिए ट्रिप्स की जो परिषद है इसकी एक बैठक होने वाली है। अभी 10, 16 और 17 दिसंबर में इसकी एक बैठक होने वाली है। तो हो सकता है कि जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है वो भारत के इस प्रपोजल के अगेंस्ट फिर से कहीं खड़े ना हो जाए। तो चलिए, ये तो था मुद्दा। अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो अगर प्रभाव की बात करें तो अगर ये WTO इस बात को मान लेता है, भारत ने जो मांग रखी है इसको मान लेता है, तो जेनेरिक प्रोडक्ट बना सकेगा भारत। और जैसा कि मैंने कहा कि जो जेनेरिक दवाएं हैं उनके मामले में, उनके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भारत काफ़ी आगे है। तो इससे जो है ये जो बड़े देश है जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोपियन यूनियन है, इन लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा, क्योंकि अगर जेनेरिक दवाएं बनेंगी तो भारत जैसे देश के लिए अपनी जनसंख्या को, अपने देश के लोगों को, सभी को सस्ती दरों पर कोरोना ट्रीटमेंट दे सकेगा, क्योंकि जेनरिक दवाएं सस्ती होंगी। एक पहला तो प्रभाव इसका ये होगा कि जेनरिक दवाएं बन सकेंगी सस्ती दर पर कोरोना की, और दूसरा ये कि कोरोना ट्रीटमेंट सस्ती दरों पर लोगों को उपलब्ध होगा। और इसके अलावा अगर भविष्य में फिर कभी इस तरीके की स्थिति आती है जैसे कोरोना की वजह से चल रही है, तो क्योंकि WTO के जो ये IPR नॉर्म्स हैं ये परिवर्तनीय होंगे, तो इनमें आगे भी कुछ बदलाव किए जा सकेंगे इसके कानूनों में। और इसके अलावा अगर भारत अपनी मांग पर बना रहता है और ये मांग मान भी ली जाती है WTO द्वारा, तो उसके पास विकासशील देशों का नेता बनने का मौका भी होगा, यानी कि वो उनको लीड भी कर सकेगा आगे। जाहिर बात है इतनी बड़ी जीत हासिल होगी। इसके अलावा जो दवाओं के व्यापार में विकसित देशों का एकाधिकार है वो भी इससे कम हो जाएगा, जिससे जो आपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियां हैं उससे निपटने के लिए जो जेनरिक दवाएं हैं वो जल्द से जल्द बनाई जा सकेंगी। तो ये इसके प्रभाव। अब जानते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार आखिर होते क्या है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार की बात करें तो ये बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार होते हैं। सृजन क्या है? यानी कि क्रिएशन, यानी कि कोई किसी की इंटेलेक्चुअल क्रिएशन जो उसकी रक्षा के लिए जो एक अधिकार प्रदान किया जाता है वो बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। और क्योंकि ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, तो इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि इनकी रक्षा के लिए कुछ नियमों को, कानूनों को बनाया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1967 में स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन हुआ और उस कन्वेंशन में किसकी स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र की स्व वित्त पोषण एजेंसी के रूप में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO का गठन किया गया। और इसके अभी 193 मेंबर्स हैं। एट प्रेजेंट इसके 193 मेंबर कंट्रीज हैं। अब अगर हम बात करें कि बौद्धिक संपदा अधिकार कौन कौन से होते हैं, आप यहां देख सकते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार ये पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सभी बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब हम यहाँ इनके बारे में जानें कि ये होते क्या है। तो पेटेंट की बात करें तो ये जैसे अगर हम बात करें बौद्धिक सृजन क्या होता है, इसमें कौन कौन से अधिकार आ सकते हैं। तो जैसे कोई आविष्कार आ गया, कोई साहित्यिक रचना आ गई, किसी ने कोई किताब लिखी है, किसी तरह का संगीत सृजित किया है, तो ये हो गए बौद्धिक संपदा
तो इसी तरह से पेटेंट के अंदर अगर कोई आविष्कार करता जो है, कोई इंसान कोई आविष्कार करता है, तो उसकी रक्षा के लिए जो उसको अधिकार प्रदान किया जाता है तो वो पेटेंट कहलाता है। और कॉपीराइट की बात करें तो इसमें ये सब इसी तरह के अधिकार है। तो इसके अंदर क्या आता है, किताबें आ गई, चित्रकला आ गई, संगीत आ गया, सिनेमा वगैरह, ये सब चीजें कॉपीराइट के अंदर आती हैं। अब ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क जो है वो किसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट और सर्विसेज को किसी दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट और सर्विसेज से अलग पहचान देता है, वो ट्रेडमार्क होता है। अब भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग की बात करें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करें, तो क्योंकि किसी भी उत्पाद का एक विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान से जुड़े होने की वजह से वो जो उत्पाद है उसमें कुछ खास क्वालिटीज होती हैं, और उसी को देने के लिए, उसी खास क्वालिटी की पहचान के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो प्रदान किया जाता है। और ये आपको पता होगा कि जैसे कुछ एक अभी कड़कनाथ मुर्गा या कंधमाल की हल्दी, तो इस तरह के जो ये है इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हासिल है। इसके अलावा आता है औद्योगिक डिजाइन। इसमें किसी भी तरह के नवाचार, डिजाइन या प्रौद्योगिकी निर्माण को, प्रौद्योगिकी का जो निर्माण है उसको प्रोत्साहित करने के लिए और उसको संरक्षण देने के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें पेटेंट आता है, ट्रेड सीक्रेट आता है, और इसमें औद्योगिक डिजाइन, ये सब इस औद्योगिक डिजाइन के अंदर शामिल होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं ट्रिप्स के बारे में। हमने अभी ट्रिप्स का देखा था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमने अभी स्टॉकहोम के कन्वेंशन की बात की, तो इससे पहले और भी जो इसको लेकर कन्वेंशंस हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पेरिस कन्वेंशन की। ये 1883 में हुआ था और ये क्या बात करता है, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, आविष्कार के पेटेंट इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा 1886 में बर्न कन्वेंशन हुआ था जो कि साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिए किया गया था। और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 1967 में, उसमें इन दोनों कन्वेंशंस का जिक्र किया गया था। इसके अलावा मराकेश संधि की गई थी 2013 में। ये किसी भी किताब को, जो कोई किताब लिखी गई है उसको ब्रेल लिपि में छापे जाने के पर बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा इस संधि के तहत। यानी अगर कोई किताब ब्रेल लिपि में छापी गई है तो बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उसका उल्लंघन उसमें नहीं माना जाएगा। और इस संधि को अपनाने वाला पहला देश कौन था? भारत इस संधि को अपनाने वाला पहला देश था। अब हम बात करते हैं भारत और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में, इन दोनों के संबंध में। तो 1975 में WIPO जो है, तो भारत 1975 में इसका सदस्य बना था। मैंने बताया इसके 193 मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से भारत एक है, और 1975 में भारत इसका सदस्य बना। और भारत ट्रिप्स, जो मैंने अभी बताया कि ट्रिप्स के बारे में हम जानेंगे, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, इसका जो एग्रीमेंट हुआ था उसके लिए भी भारत प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। अब हम ट्रिप्स के बारे में जानते हैं। ये किस तरीके का समझौता है? ये IPR के संबंध में, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के संबंध में सबसे बड़ा बहुपक्षीय यानी मल्टीलेटरल समझौता है, एग्रीमेंट है। और ये समझौता IPR के संरक्षण के लिए कुछ नॉर्म्स निर्धारित करता है, कुछ मानक निर्धारित करता है, जिन्हें बाद में जो सदस्य देश है इसके, वो उसको बाद में लागू करते हैं। और इसे कब लागू किया गया था? 1995 में इसे लागू किया गया था। और भारत इस समझौते के लिए प्रतिबद्ध है, अभी मैंने बताया। तो इसलिए भारत ने इसके अनुसरण में, यानी ट्रिप्स के अनुसरण में, कुछ बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े कानून बनाए हैं। तो अब हम भारत के उन कानूनों पर नजर डालते हैं कि वो कौन कौन से कानून हैं जिनके जरिए भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करता है। तो सबसे पहला तो पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005। सबसे पहला जो पेटेंट अधिनियम था वो 1911 में बना था भारत में। इसके बाद 1970 में पेटेंट अधिनियम बना, जिससे जो 1911 का जो पेटेंट अधिनियम था वो निरस्त हो गया। और उसके बाद 2002 में संशोधन हुआ 1970 में बने इस अधिनियम में। और हालांकि जो ये 1970 का अधिनियम था ये 1972 में लागू हुआ। इसके बाद इसमें 2002 में संशोधन हुआ और उसके बाद
2005 में संशोधन हुआ, यानी पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005। इस संशोधन के अनुसार जो ये 2005 का जो संशोधन हुआ, उसके मुताबिक जो प्रोडक्ट पेटेंट है उसका विस्तार कर दिया गया तकनीक के सभी क्षेत्रों तक, जैसे कि खाद्य पदार्थ, दवा निर्माण के लिए जो सामग्री यूज होती है वो, उन सब तक इसका विस्तार कर दिया गया। इसके बाद जो है कॉपीराइट अधिनियम 1957, ये भी बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया। अब ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। अब यहाँ हम पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग ये सब समझ ही चुके हैं, पहले देख चुके हैं, तो इसलिए आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सा जो नियम है वो किसके लिए क्या काम करता है। तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 बना। इस ट्रेडमार्क एक्ट में शब्द, चिन्ह, ध्वनि, रंग और जो वस्तु का आकार है, इन सबको इसमें शामिल किया गया इस अधिनियम में। इसके अलावा वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, इसमें क्या है, इसमें पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के अधिकार की रक्षा है, क्योंकि जैसा जो भौगोलिक संकेतक जो है, जो अधिकार है, उसमें क्या है, वो सुनिश्चित करता है कि किसी भी वस्तु का जो भी प्रचलित उत्पाद है उसका पंजीकृत उपयोगकर्ता के अलावा उस प्रचलित उत्पाद के नाम का कोई और इस्तेमाल ना कर सके। तो ये हो गया। अब इसके बाद डिजाइन अधिनियम 2000, ये सभी प्रकार के औद्योगिक डिजाइन जो है उनको संरक्षण प्रदान करता है, उनके संरक्षण के लिए ये अधिनियम बनाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू की आई और ये भारत में बौद्धिक संपदा को संरक्षण और प्रोत्साहन देती है। इस नीति के तहत 7 लक्ष्य रखे गए, 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए। सबसे पहला तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता, यानी लोगों में जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाई जाए। उसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना, या जाहिर बात है जब उनके अधिकारों को रक्षा दी जाएगी, रक्षा देकर उन जो बौद्धिक संपदा के जो अधिकार है उनको जब रक्षा दी जाएगी, उनकी सुरक्षा की जाएगी, तो जो बौद्धिक सृजन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा विधि एवं विधायी ढांचा, यानी कि जो इसका न्यायिक ढांचा है वो मजबूत किया जाए, और ताकि इससे इस तरह के जो अधिकार है उनकी रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा प्रशासन तथा प्रबंधन, यानी प्रशासन को, बौद्धिक संपदा प्रशासन जो अधिकार है उनके प्रशासन को मजबूत किया जाए और उनके प्रबंधन को भी मजबूती लाई जाए, उनके प्रबंधन में भी मजबूती लाई जाए। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यवसायीकरण करके उसका मूल्य निर्धारण किया जाए। इसके अलावा प्रवर्तन तथा न्याय निर्णय, यानी कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको मजबूत किया जाए। इसके अलावा मानव संसाधनों, संस्थाओं, जो मानव संसाधन है और जो संस्थाएं हैं उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना, ये इसके 7 लक्ष्य थे इस नीति के। ये 12 मई 2016 को लाई गई थी ये नीति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित चुनौतियों की बात करते हैं। तो अगर चुनौतियों की बात करें तो जैसा हमने बताया कि क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत के इस प्रपोजल के अगेंस्ट हैं, भारत ने जो प्रपोजल रखा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया जाए और उनका जो आईपीआर नॉर्म्स हैं उनमें कुछ वक्त के लिए ढील भी दे दी जाए, तो दोनों की जो, इससे जाहिर बात है कि अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत के इस प्रपोजल के खिलाफ है तो दोनों के बीच जो व्यापार है उसमें भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जो व्यापार संबंध है उसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा भारत का जो पेटेंट अधिनियम है उसकी धारा 3D भी इसमें एक चुनौती है। कैसे कि ये क्या कहती है कि अगर पहले से मौजूद किसी सब्सटेंस में के संबंध में ही कोई मामूली खोज होती है जिससे मूल सब्सटेंस की प्रभाविता में कोई बड़ा फर्क नहीं आता है तो उसे पेटेंट नहीं दिया जाता। तो ये धारा जो है पेटेंट की एवरग्रीनिंग को रोकती है। इसके अलावा भारत क्योंकि ट्रिप्स समझौते का समर्थन करता है, मैंने बताया कि ट्रिप्स समझौते का भारत समर्थन करता है, तो इसलिए जरूरी है कि भारत जो है धीरे धीरे सब्सिडी को कम करे। लेकिन सब्सिडी को कम करना भारत के किसानों और इस तरह के लोगों के लिए ज्यादा उचित नहीं होगा, तो ये भी एक चुनौती है। इसके अलावा जो शोध होते हैं उनको, उनमें निजी क्षेत्र जो है यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आकर्षित करने के लिए
आकर्षित नहीं कर पाना तरीके से, वो भी एक बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा अगर बात करें कि भारत में पेटेंट जो करवाने की प्रक्रिया है, यानी भारत में जब किसी चीज के लिए पेटेंट करवाया जाता है तो उसकी प्रक्रिया जो है वो बहुत जटिल और लंबी है, जिससे क्या होता है, जो कई प्रतिभाशाली लोग हैं वो उससे हतोत्साहित होते हैं, डिस्करेज होते हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा जो विदेशी निवेशक हैं उनकी जो बड़ी शिकायत है वो किस बात को लेकर है, अनिवार्य लाइसेंसिंग को लेकर। इसके तहत क्या होता है कि सरकार एक टाइम पीरियड के बाद पेटेंटेड वस्तु जो है, जिसका पेटेंट किया गया है, उस प्रोडक्ट का जो विनिर्माण और उपयोग है उसके लिए जो उसका मालिक है उसकी परमिशन के बिना इजाजत दे देती है। तो इस अनिवार्य लाइसेंसिंग को लेकर भी एक चुनौती है सामने खड़ी हुई। तो ऐसे में क्या आगे की राह हो सकती है, क्योंकि हमने चुनौतियां भी देखी, तो ऐसे में क्या कोई रास्ता हो सकता है। तो सबसे पहला तो ये कि जो भारत में आईपीआर पद्धति है उसको बढ़ावा देने के लिए स्कूल लेवल पर ही इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाए, यानी स्कूल के लेवल से ही इनोवेशंस को थोड़ा एनकरेज किया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। और इसके अलावा जो हमने अभी बात की अनिवार्य लाइसेंसिंग की, तो वो ट्रिप्स समझौते के तहत है अनिवार्य लाइसेंसिंग। और इसमें दवा जो अनिवार्य लाइसेंसिंग है इससे क्या है, दवाओं की तक जो पहुंच को है सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये हालांकि वो एक चुनौती है जो विदेशी निवेशक हैं उनके हिसाब से कि अनिवार्य लाइसेंसिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके जरिए क्या हो सकता है कि जो दवाएं हैं उन तक पहुंच सुनिश्चित हो सकती है। इसके अलावा जो पेटेंट की प्रक्रिया है, जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है, तो सरकार कोशिश करे कि उसको थोड़ा आसान बनाए उस प्रक्रिया को। इसके अलावा जो देश में इनोवेशन इकोसिस्टम है, वो सरकार ने जो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं, उसके जरिए इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब आप आगे प्रश्न नोट कर लीजिए। आज का प्रश्न है, कोरोना वैक्सीन के तीव्र वितरण हेतु भारत ने विश्व व्यापार संगठन के कुछ मानकों में शिथिलता की मांग की है। यदि विश्व व्यापार संगठन भारत की मांग स्वीकार करता है तो इसके निहितार्थों को सूचीबद्ध करें। साथ ही बताएं कि कुछ विकसित देशों के द्वारा विरोध के क्या कारण हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी किसी नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।